कार्ल सेगन के लिए ना साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, साइंस कम्युनिकेटर, राइटर तो थे ही, कॉस्मोस शोज के क्रिएटर भी थे वो। तो ये मुझे जब चमका ना मुझे कार्ल सेगन का, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही चीज है। यू नो कि देयर इज लाइक सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्मॉल क्लेम कि मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है। लेकिन अगर मैं ये क्लेम करूँ, मेरी जो दादी हैं वो एक रात में ना बहुत बड़ी मायावी शक्तियां उनके अंदर आ जाती हैं, हमारे अंदर फिर तंत्र मंत्र करती हैं, उससे उनकी शक्तियां और बढ़ती हैं। ये कितना बड़ा क्लेम? ये हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम। एविडेंस हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए जिसमें आपकी दादी को कुछ जो लोग ऐसी मेंटल इलनेस के साथ आते हैं जिनके परसेप्शंस एक्चुअली उनके लिए सच है, हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स है, उनके लिए ऑर्डिनरी क्लेम्स है, बिकॉज देयर ब्रेन डज दिस थिंग्स टू देम जो उनको लगे वो सच है। बट वो कितना बड़ा दुख होगा कि आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी मास के साथ मैच नहीं कर पा रही। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और फिर एक बार कोटेबल कॉर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद है सफिया, जो पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थी, और सफिया के साथ आए हैं नीरज। बहुत बढ़िया। तो सफिया ने हमारे लिए इस एपिसोड में 3 कोट्स लेकर आई है सफिया। वो तीनों कोट्स हैं उसके फेवरेट साइंटिस्ट कार्ल सेगन के। जैसे कामू में हमने बात की थी, वैसे कार्ल सेगन का भी एक हमारा इंटरनल कनेक्शन है। वो स्टोरी आप बता रहे हैं, मैं बताओ, पता नहीं है, एम्बैरेसिंग स्टोरी है ये। एम्बैरेसिंग है पथिक के लिए। तो मैंने पथिक को, जब मैंने कार्ल सेगन को थोड़ा ऐसे होता है ना कि कई बार कुछ कोट्स होते हैं जो ऐसे चमकते हैं आपको कि अरे यार ये क्या बात बोल दी, और उसके बाद आप अपनी लाइफ उसके अराउंड देखने लगते हो कि हाँ यार ये तो है। तो कार्ल सेगन का एक कोट है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैंने बोला था पथिक से कि ये मुझे बहुत पसंद है कोट। तो पथिक ने बोला कि ठीक है, फिर आपको पसंद है तो मैंने आपको वैसे गिफ्ट में मैं आपको वो दे दूंगा, वो मैं फ्रेम करा दूंगा और वो आपको मैं गिफ्ट में दे दूंगा। तो ये है वो कोट, और इस पर लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। पर ट्विस्ट ये है कि ये वाला जो फ्रेम है ये पथिक ने मुझे कभी दिया ही नहीं। तो ये मुझे खुद के लिए बनवाना पड़ा था। मैंने कहा यार अब तो मैं बना लेता हूँ, 1-1.5 साल हो गया है पथिक से बात किए हुए, और फाइनली ये मैंने बनवाया। और मुझे लगा कि जब हम कोट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना कार्ल सेगन के इस कोट से शुरू करें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। दैट बेसिकली मीन्स माई क्लेम वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, बड़ा ऑर्डिनरी क्लेम था, और क्योंकि उसका एविडेंस नहीं मिला ना। उसका एविडेंस अगर ये आ गया होता तो उसका एविडेंस ये होता। तो वही, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये मैंने दिया हुआ है, मेरा वो क्लेम साधारण था। I have manifested this episode इतना strongly कि मैं पहले से कंटेंट बना के आया। सही बात है। हाँ। ये ना मुझे बड़ा वैसे दोस्ती पे भी अप्लाई होता हुआ दिखता है यार, डे टू डे लाइफ में। मतलब ये जो कोट है ना कि जैसे बोल देने से दोस्ती नहीं हो जाती, सिर्फ निभाना भी पड़ता है। मैं समझ रहा, निहाल पराशर प्ले अभी देख रहा था, पटना का सुपर हीरो। उसमें वो कैरेक्टर इस मोमेंट का वेट कर रहा होता है कि छोटा भाई होना सिर्फ छोटा भाई होना शब्द नहीं है, जिम्मेदारी है। तो वो प्ले में बड़े ह्यूमर के साथ उन्होंने इसे डाला है। पर ये वही बात है कि कुछ भी हो जाना या कुछ भी क्लेम करना, हाँ, मतलब कह देने से नहीं हो जाता है। अभी तो कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, और इसमें ना बहुत मुझे तो बहुत ये गाइड करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे प्यास लगी है और मैंने पानी पिया और मेरी प्यास मिट गई, तो ये क्लेम कितना बड़ा है? ये बड़ा क्लेम नहीं है ना मेरे ख्याल से, छोटा क्लेम है। हाँ। इसके लिए छोटा एविडेंस चाहिए कि आपको अगर प्यास लगी है, आप पानी पी लो तो आपकी प्यास बुझ गई। अगर वो ना भी करो तो इतने सारे लोग दुनिया में हैं जो डे टू डे लाइफ में ये चीज़ कर रहे हैं, और वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो मर भी जाएंगे। तो यू नो कि देयर इज लाइक सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्मॉल क्लेम कि मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है। लेकिन अगर मैं ये क्लेम करूँ, मेरे घर में मेरी जो दादी हैं वो एक रात में ना बहुत बड़ी मायावी शक्तियाँ उनके अंदर आ जाती हैं, और वो रात में हम सबको घर से उठाकर एक मरघट के पास ले जाती हैं, वहाँ पे हमें वो मार देती हैं और हमारे अंदर फिर तंत्र मंत्र करती हैं, उससे उनकी शक्तियाँ और बढ़ती हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले सूरज निकलने से वो लाकर हमें वापस सुला देती हैं, और हम सुबह वैसे के वैसे ही दिखते हैं। पर दादी की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, और दादी भी नॉर्मल हो जाती हैं, हम भी नॉर्मल हो जाते हैं। ये कितना बड़ा क्लेम है? ये हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम।
उसके लिए एविडेंस हमें हाँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, जिसमें आपकी हाँ। दादी को कुछ पर होना दादी तो पड़ेगा। मेरी है, तो मुझे तो पता होगा ना कि मेरी दादी के बारे में, तो मैं बोल रहा हूँ इतना काफ़ी नहीं है क्या? तो नहीं होगा इसमें। एग्जैक्टली हाँ, तो अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि फलाना 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 चीज़ें ये डिवाइन पावर है या फिर ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, तो उसके लिए वो क्लेम देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हिसाब से दुनिया चल रही है, नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एविडेंस देना पड़ेगा। एविडेंस देना पड़ेगा, और वो एविडेंस बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा था तो इसकी वजह से ये हो गया, क्योंकि एक चीज़ के होने के लिए चार पांच का मतलब इतने वेरिएबल्स होते हैं कई बार कि हमें पता भी नहीं होता कि किस वजह से। जैसे एक यूट्यूब चैनल है, वो मुझे बहुत पसंद है, बायोशाला, अंकित भाई चलाते हैं, अंकित वर्मा। तो उनका एक वीडियो था, वो यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ कि एक बाबा जी हैं, शुगर की दवाई बता रहे हैं वो कि शुगर मैं ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि पहले तो जैसे जहर को काटता है, लोहे को काटता है, तो शुगर को शुगर ही काटेगी। तो उस पर अंकित का ये था कि और किसी को पथरी हो जाए तो उसको पत्थर खिलाया जाए या पत्थर मारा जाए। बाबा जी बोल रहे हैं कि पपीते की जो शुगर है वो शुगर को काटने में हेल्प करती है। अगर आप किसी को पपीता खिलाते हो, किसी इंसान को, और उसकी शुगर ठीक होने लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अब उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे और छोटे छोटे न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं। उस इंसान ने, जिसको ध्यान में आया कि ये चीज़ मुझे करनी है, उसने अपनी एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाया होगा, उसने एक सर्टेन लाइफस्टाइल चेंज किया होगा, उसने हेल्दी खाना शुरू किया होगा। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दैट पर्सन जिसका शुगर इंप्रूव हो रहा है। तो ये क्लेम कर देना कि शुगर, देखो शुगर की वजह से शुगर कट गया, तो वो क्लेम करेक्ट नहीं है। हमारे घर में एक डेथ हुई थी, यंग थे वो, और उनकी डेथ हुई थी, एंड माई मॉम वॉज वेरी अटैच टू दैट पर्सन। तो मेरी मम्मी जब उनकी डेथ के बाद एक हफ्ते तक सोती थी रात में, तो एक दो बार उन्होंने उनकी प्रेजेंस फील की। तो उन्होंने बोला कि यार वो तो रात में मेरे सपने में आए थे, मुझे लगा कि छत पे। कितना बड़ा क्लेम है कि आदमी जो नहीं है अब इस दुनिया में, वो वापस आ गया और उनको प्रेजेंस फील हो रही है। और एक मुझे ये समझ नहीं आता है कि सब रात में ही क्यों होता है। तो रात में इसलिए भी होता है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, और वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन इतना ज़्यादा है कि आपको फील हो रहा है कि वो प्रेजेंस आसपास कहीं फील। इसमें मतलब साइंटिफिक आंसर वो भी है कि आपका परसेप्चुअल इनपुट बहुत कम है। दिन में हम एक तो चीज़ें देख पाते हैं बिना किसी एफर्ट के, तो हमारा इनपुट चालू ही रहता है। दिन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, तो वो आवाज़ें चालू है। रात में हम जाग रहे हैं, हमारा सिस्टम ऑन है, पर उसे कुछ मिल नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने अंदर जाएंगे नए परसेप्शंस क्रिएट करने के लिए, जिसे अब हम रिसीव कर सकते हैं। तब रात में ये चीज़ें ज़्यादा होगी। सिर्फ रात में होगी, दिन में नहीं होगी वाली बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। मतलब ये एक स्टेटमेंट ऐसे ना चला जाए, वो इसलिए मैं वो सरकाज़म के तौर पे मैंने वो बात बोली थी। और इसमें एक चीज़ और है कि आपने कल्चरली ये फील किया है कि आपको पता है कि मर के भी इंसान मरता नहीं है, तो कल्चरली आपको इतना फीड किया गया है कि वो आइडिया आपके पास अभी भी है। अगर ऐसे कल्चर में, अगर किसी हम ऐसे कल्चर की बात करें जहाँ पे ये आइडिया ही ना हो लोगों को कि यार मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर उनको ऐसा सपना आए या ये चीज़ होना थोड़ा कम पॉसिबल है। तो इसीलिए कहीं भी मुझे लगता है ना कि यार ये तो बात बहुत बड़ी हो रही है, तो ये मुझे थोड़ा सा एक पाथ पे, एक रैशनल रहने में आई थिंक इट हेल्प्स मी। दैट काइंड ऑफ मतलब एक्सप्लेन्स व्हाई ही वाज समवन हु ही वाज। मतलब इतने सेलिब्रेटेड उनका एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये बहुत सारे टर्म है एक्चुअली कार्ल सेगन के लिए ना, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, साइंस कम्युनिकेटर, राइटर तो थे ही, कॉस्मोस शोज के क्रिएटर भी थे वो। तो ये मुझे जब चमका ना मुझे कार्ल सेगन का, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब इसे आप फिलोसफिकली भी इस तरह देख सकते हो कि किसी भी चीज़ को जानने का या पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो उसमें भी दो चीज़ें तो सबसे बेसिक कही जाती है। एक होती है प्रत्यक्ष, जो आप देख लेते हो, करेक्ट, तो उसे क्लेम नहीं करना पड़ता क्योंकि वो है। ये माइक है, करेक्ट। अब मैं, आप और देखने वाले सब जानते हैं और सब मान लेंगे। तो ये प्रत्यक्ष है, पर उसका एक प्रमाण होता है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर कुछ चीज़ों के प्रमाण आपको अलग अलग रास्तों से मिलेंगे, कुछ अनुमान से मिलेंगे। अनुमान
को इसलिए कहा जाता है कि उसमें आपको बस ऐसा मानना है कि ये वहाँ ऐसा होगा। मैं अनुमान करता हूँ कि अमेरिका है, मैं इसलिए अनुमान कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सफिशिएंट डेटा इनपुट्स है। You know people who have been to America. You know जिससे मैं people who have believe seen करूँ pictures. उसमें। People और एक और लेयर नीचे अगर जाएं तो सिर्फ देखना ही माइक का प्रमाण नहीं है। हाँ। हमें दिख रहा है, माइक की एक डेफिनेशन है कि हम जो बात करते हैं वो ये रिकॉर्ड करता है, एम्पलीफाई करता है। तो हम अगर देखना हुआ कि क्या ये माइक की तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब हमें ये देखना है यार खिलौना भी तो हो सकता है ना, तो इसको हम चेक करते हैं कि एक सेकंड इसमें कहीं से हम चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हम इसमें बोलते हैं, हम इसने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, एंड देन वी रीच अ कंक्लूजन कि हाँ ये माइक ही है। अगर हम रिलीजन की बात करें, हम पाप और पुण्य की बात करें कि तुमने ये पाप कर दिया तो तुम्हारे अगले जन्म तक फर्क पड़ता रह जाएगा, और अगले जन्म के पाप को उतारने के लिए तुम्हारी पीढ़ी को फलाना फलाना चीज़ें इस जन्म में करनी पड़ेंगी, तो ये सिर्फ इस जन्म का ठेका नहीं ले रहा है ये क्लेम, ये अगले जन्म, तो इसका स्टेक बहुत बड़ा है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसकी हैवीनेस कितनी है। अगर ये कोई बोले कि माइक नहीं है तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा, मैं बोलूँगा हाँ नहीं है यार, जाओ घर जाओ। लेकिन अगर कोई इंसान किसी को ये समझाने लगे कि उसने किसी बाबा जी से बात की और बदतमीज़ी से बात की, उसके हिसाब से अगर कोई रैशनल हो रहा था और कोई सवाल पूछ दिया और बाबा जी ने जवाब नहीं दिया और उसने बोला कि मैं नहीं मानता, तो बोल रहे कि अच्छा नहीं मानते हो तो अगले जन्म भी पिसे जाओगे तुम। जब ये चीज़ें आती हैं प्ले में, लाइफ में, कि ये सिर्फ ये लाइफ ही नहीं, हम जानते हैं कि इन सर्टेन रिलीजियस क्लेम्स की वजह से, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स हैं, उन क्लेम्स की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। और हिस्ट्री भरी पड़ी है जहाँ पे हमने देखा है कि ओ यू डोंट बिलीव इन माई गॉड, आई डोंट बिलीव इन योर गॉड, लेट्स फाइट। लोगों को एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम की वजह से कि हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसका स्टेक बहुत बड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि whenever someone claims something to be divine, तो फिर मैं ज़रा ढूंढता हूँ कि एक सेकेंड, इस बात का कोई उतना सफिशिएंट प्रूफ है क्या। एक कहा जाता है कि हम जनरली अपने एविडेंसेस हमारी जो 5 सेंसेस है वहाँ से लेते हैं। वो जो सेंसेस है जहाँ से हम इनपुट्स लेते हैं, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो इन 5 सेंसेस से ऊपर की है। जब आप उस सेंस के बाहर की ही किसी चीज़ का क्लेम करते हो तो उसका एविडेंस वहीं से आ सकता है वाला एक रैशनल बन जाता है। एज ए फिलोसोफर यू कांट डिनाई दैट, क्योंकि उन्होंने अपना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस रखा है वहाँ पे। नहीं, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। हाँ, वो आता है कि अगर ये एक्स्ट्रा सेंसरी बात है तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी ही परसीव की जाएगी। वो तो जिनको होता है उसकी बात होगी, और वो सिर्फ बात वाली बात होती है कि मुझे ऐसा हुआ था, वो मैं बताऊंगा जाके। करेक्ट। तब जाके वो क्लेम बनेगा, वो एविडेंस नहीं बनेगा। तो वो लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हुआ ना, यहाँ पे अथॉरिटी बायस आ रहा है। हाँ, वो तो है। उन्होंने बोला और वो तो बुद्धा हैं, तो उनको पता ही होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि अथॉरिटी, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बात को रैशनलाइज कैसे किया। ओके। एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग इन दैट सेंस। अगर कोई चीज़ होने के लिए ये जरिया है तो वो कहते हैं कि हमारा जो बड़ा क्लेम है उसके लिए जरिया ही ये है। लेकिन पथिक दिक्कत वहाँ है ना कि फिर तो मैं कुछ भी क्लेम कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट द गैप हियर कि मुझे तो नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा सेंसरी जोन में कैसे जाऊँ। उसके लिए हर एक के अपनी फिलोसफी में पाथ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नाउ योर एविडेंस, सिंस यू कैन नॉट bring evidence from extrasensory zone, your behavior becomes your evidence। मतलब आप अगर उस prescribed path पर ठीक चल गए तो वो हमारे लिए एविडेंस जितना ही बड़ा काम करेगा। कि आपने जो क्लेम किया है, जैसे मैं बहुत सीधी बात कर देता हूँ कि एक फिलॉसफी ये कहती है कि सब कुछ एक है, सब एक है, अद्वैता। तो वहाँ वो बात आ जाएगी ना कि फिर मुझे एक्चुअली वो स्थित प्रज्ञता वाले जोन में जीना पड़ेगा कि मुझे ना आपसे कुछ, आपके कुछ कहने से असर हो, ना मुझे आपके चले जाने से कुछ दुख हो, ना मुझे कोई चीज़ से, मतलब अगर कोई मुझे पीट दे तो मेरे शरीर को दुख होगा पर मुझे कुछ ना हो,
जो मैं एक्स्ट्रा सेंसरी मैं हूँ उसे, क्योंकि वो भी तो मैं है, आप भी तो मैं हूँ, तो मुझे कुछ होना, वो एविडेंस आएगा, तो हम उनकी कही बातों को एविडेंस मानते हैं। वहाँ बात आती है कि ऑथोरिटी बायस में भी कौन सी अथॉरिटी को आप सुनोगे, उस अथॉरिटी को जिसका दिक्कत ये है ना बिहेवियर, दिक्कत ये है हाँ कि व्हाट्सएप वाले जो बाबा हैं हाँ वो भी किसी के लिए अथॉरिटी है। हाँ, उनको मतलब भी मैं लगता है वही कि कह यार रहा ये हूँ क्या सही बात कर रहे हैं। कि जब मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि हम लोगों के पास से अथॉरिटी छीन लेंगे, एविडेंस छीन लेंगे, बट अगर आपको बिलीव भी करना है उस अथॉरिटी में बिलीव करो जिसका बिहेवियर एविडेंस बेस्ड हो, कि इस फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन उस बिहेवियर में दिख रहा है। अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। हाँ, तो वो एविडेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ना, क्योंकि नहीं वो नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि द क्लेम इज नॉट मैचिंग द एविडेंस कि अच्छा वो वैसा करते थे। अब जैसे इसको काउंटर अगर करना हो, बहुत सिंपल, यूजी कृष्णमूर्ति ने एक जगह लिखा है कि व्हाट इफ बुद्धा वाज किडिंग हिमसेल्फ। ही वाज द पर्सन जिसको पूरी दुनिया ने माना कि एनलाइटेंड आदमी है, और वो उसके पास जाते थे, वो गाली देके भगा देता था कि भागो साले, ये इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमिना दैट इज हैपनिंग टू मी, इट्स यूनिक बट इट डजंट मीन आई एम एनलाइटेंड। तो ये वेगनेस बहुत है अगर उस तरफ हम जाएंगे तो। और इस तरह से तो मैं कुछ भी क्लेम कर सकता हूँ यार कि देखो आसमान में हेपोपोटामस, इनविजिबल हेपोपोटामस घूम रहे हैं। हाँ, पर घूम रहे हैं क्या? मैं अगर ये बोलूं कि मैं अपने फ्रिज में ड्रैगन्स रखता हूं पर वो किसी को दिखते नहीं है, तो तुम बोलोगे ना क्या बकवास बात कर रहे हैं, कुछ तो एविडेंस दो भाई कि। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली हम दोनों के परसेप्शन अलग जा रहे हैं। अलग एज इन इस बात पर हो रहा है कि आप इन जनरल देख रहे हो कि हिपोपोटामस वाली बात आई, आप ये देखो कि उसका क्लेम वीक है। मैं उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ रहे हैं। मान के चलो मुझे वो यूनिकॉर्न दिख रहा है जो है हवा, उसे और कोई नहीं देख पा रहा है, पर शायद मेरी बिलीफ सिस्टम और मेरे, क्योंकि आपके परसेप्शंस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर मेरे ब्रेन में चेंज हुई तो मुझे एक्चुअली यूनिकॉर्न दिख रहा होगा। नाउ दैट इज माय क्लेम, व्हाट इज द एविडेंस टू इट? अब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ना, बहुत सेंसिटिव जोन में मैं ले जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको और मतलब देखने वालों को भी ये एक बार ये परसेप्शन मिले। ये मुझे तब मिला था जब मैंने शुरुआत में एज अ थेरेपिस्ट क्लिनिक में बैठना शुरू किया था, एज अ साइकोथेरेपिस्ट। जिन चीज़ों से मैं हिल गया था, मुझे लगा था कि इतना दुख कैसे आ सकता है, उसका एक सबसे बड़ा जोन ये था। जो लोग ऐसी मेंटल इलनेस के साथ आते हैं जिनके परसेप्शंस एक्चुअली उनके लिए सच है, हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स हैं, उनके लिए ऑर्डिनरी क्लेम्स है, बिकॉज देयर ब्रेन डज दिस थिंग्स टू देम जो उनको लगे वो सच है। और उनकी सबसे बड़ी दुविधा और लड़ाई ये है कि मैं ये बात सच है से कैसे मनवाऊँ, क्योंकि उनके लिए तो वो सच है ना, सब्जेक्टिव रियलिटी है वो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव रियलिटी ही है, बट वो कितना बड़ा दुख होगा कि आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी मास के साथ मैच नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ टेक्निकली, क्योंकि मेरे परसेप्शन मुझे वही दिखा रहे हैं। अब वो कितनी बड़ी दुविधा होगी, और उसमें अंत वो आता है कि इसलिए देन ईदर आई विल स्टार्ट हेटिंग अदर्स, और प्रोबेबली अगर मेरी सेल्फ एस्टीम लो रही तो आई विल स्टार्ट हेटिंग माई सेल्फ कि मुझे क्यों वो दिख रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो केसेस हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि मेंटल इलनेस का जो सारा बड़ा स्पेक्ट्रम है, स्किज़ोफ्रेनिया तो उसका एक मतलब मेरी जो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि उसमें आप हेलुसिनेट करने लगते हो, तो उसके तो बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रम हैं। उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाई डू वी लर्न टू लुक इनटू द एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर क्लेम। अब वो क्लेम उन्होंने जो किया उसे दुनिया के लिए भूल जाए। यूनिकॉर्न दिखते से हमें ये कभी इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए क्या दुनिया में यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करते हैं। उसने ये बोला है। नहीं, पर पथिक एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर कोई आके बोले कि यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, और उनको सबको भरोसा करना चाहिए, और वो यूनिकॉर्न्स में जो बिलीव नहीं करता है उसको हम ये सज़ा देंगे, स्टेक्स कितने बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई मेंटल इलनेस से आता है तो मेंटल इलनेस पे अगर तुम 4 टेस्ट करोगे तुमको समझ में आएगा ना कि कौन सी चीज़ बढ़ी हुई है, कौन सी चीज़ कम है, और ये एक परसेप्शन है उस इंसान का। टेकिंग यू कि जब हम
मतलब उसका सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है टू बिलीव दैट, क्योंकि हमें क्लिनिक में ये भी सीखना पड़ता है कि हमारे साथ आकर जो बात करते हैं और जो ऐसी बातें करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जब वो कहते हैं कि हाँ अभी भगवान को मैं साथ में लेकर आया हूँ। नहीं तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस हियर और सब्जेक्टिव रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशन। जैसे मैं उसी पे ले जा रहा हूँ, पर मुझे लगा कि ये बात करते करते ये एक बड़ा टॉपिक है जो मेरी लर्निंग है उसे डाला जा सकता है, इसलिए मैं उसे लेकर आया। बाकी हमारा कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर था वो कि हम वही हाँ, जैसे कोई अभी अगर वो चंद्र ग्रहण हुआ था तो अगले दिन कोई एक दोस्त आया, मैं बैठा हुआ था, वो आके बोलने लगा कि गाइस आर यू फीलिंग द चंद्र ग्रहण ऑन यू, कि मेरा तो सर बड़ा। मैंने कहा भाई गर्मी बढ़ गई है, पानी पी लो, उससे नॉर्मल ठीक हो जाएगा। हाँ, वही तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मेंटल इलनेस तो उसमें तो लोग और चार एक ही बीमारी के चार अलग अलग लोगों से मिलोगे ना, वो चार अलग अलग चीजें देख रहे होंगे। So I'm showing the different perspective of this quote कि एक जगह है जहाँ हमें उन एविडेंस की ज़रूरत होती है, जहाँ उस क्लेम के साथ मैच ना करे तो हमें डरना चाहिए, बचना चाहिए। बट उसी का एक दूसरा प्लेन एग्जिस्ट करता है जहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स होंगे। और सबसे बड़ी दुविधा ही ये है या दुखद बात ही वो है कि उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम आएगा नहीं। अब वो बात नहीं है ना कि क्लेम नहीं आया तो हम उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो वो कभी ट्रीट नहीं होंगे। पर उसका एविडेंस है तथिक, मैं वही बोल रहा हूँ, एविडेंस तक ही पहुंच रहा हूँ कि व्हाट इज द वे टू नो दैट एविडेंस है। एविडेंस नहीं है का मतलब देयर इज नो फेस वैल्यू एविडेंस। टेस्ट की जो आपने बात करी, टेस्ट तो बहुत बात में आते हैं। अच्छा, पहले बात होती है कॉन्वर्सेशन बेस पर। 99% केस में वहीं पर पकड़ लिए जाते हैं कि ये आपकी बनाई हुई कहानी और कल्पना है या आपका है, क्योंकि हम एक्चुअली वो सीखते हैं कि जब लोग आके हेलुसिनेशंस की बात करें, इल्यूजन्स की बात करें, डिल्यूजन्स की बात करें, तो उसमें कहाँ पर मानना है कि ये सच में वो कंडीशन है और कहाँ सिर्फ वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइस। तो वो बात आती है। टेस्ट तो बहुत बाद में होंगे, पर वो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने मेरे फेस वैल्यू के क्लेम नहीं मिलने पर उसे नकार दिया तो मैं ये बात जानने से रह जाऊंगा उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए उसकी कंडीशन जो अभी है वो है या नहीं, मैं वही देख पाऊंगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके क्लेम एंड बिहेवियर को मैच करना सीखो। देखो यहाँ पे एक चीज़ और हुई और बहुत सही है कि हम यहाँ तक पहुँचे एंड थैंक यू इसको इस तरफ से लाने के लिए। हाँ, जो मैं स्टेक वाली बात कर रहा था, नाउ एज अ प्रोफेशनल वो स्टेक कितना बड़ा है? हाँ, स्टेक है ना बड़ा। सेव देयर लाइफ इज बिगर हियर। यस, सो यू आर एग्जामिनिंग दैट एंड यू आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट सेगन इज सेइंग हियर कि भाई इसको देखते हैं, इसको परखते हैं कि क्या है, उसको सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं रिजेक्ट करना है और ना ही एक्सेप्ट करना है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग इट हियर कि जब रिलीजन की बात होती है ना तो फिर मतलब शायद देखने वालों का भी एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बन जाता कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर इज just to deny things, but no, to accept such things and to work on it भी आपको यही मेथड से जाना पड़ेगा। इसलिए I wanted to bring the other side। आपने उस साइड की बात करी where people actually take others' life, and where people lose their lives, for claims। मैं उस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि जिस क्लेम के साथ जानें बचाई जा सकती है। और किस तरह से सिर्फ एक जान नहीं बच रही है, हम जिसे समझेंगे, क्या पता आगे जाके वो उन 5 लोगों को मार दे उसके घर के, जिसने शायद उसे रोकने की कोशिश की, भाई तुम्हारा ख्याल गलत था, तो हम उन 5 लोगों को भी बचा रहे हैं इसे समझकर। दैट्स व्हाई दिस ओनली मेथड, मतलब सिर्फ ये मेथड से आगे जाकर आपका समझने का स्पेक्ट्रम बड़ा हो सकता है। दिल्ली वाला जो केस था जहाँ पे 11 लोगों ने एक साथ, बुरारी वाला जो केस है उसमें वही तो था। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए 11 चले गए ना, हम नहीं बचा पाए उनको, क्योंकि उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम में एविडेंस तक जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। मतलब सबने उतना प्रोटेक्ट कर लिया कि किसी को बताएंगे तो एविडेंस देना पड़ेगा। शायद बात करते तो हो सकता है कि वहाँ एविडेंस उनके वो मिलते कि ये बिलीफ क्यों है। करेक्ट। तो वो बात है कि हम हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस तक नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ एविडेंस तक जाना चाहते हैं।
और Yeah. जैसे ही एविडेंस मिलेगा ना हमें पता चलेगा कि इट वाज जस्ट अ क्लेम, अगर एविडेंस हमें यहाँ का मिलता है तो। और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस मिला तो हम मान लेंगे कि इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। या पर हमें एविडेंस तक जाना है, ये बात सिखाती है वो चीज़ कि सिर्फ क्लेम पर रह के आप बिना एविडेंस के कुछ नकार भी नहीं सकते। ये सही बात, ये बिल्कुल। सिखाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हम एविडेंस तक जाने की पेशेंस डेवलप करते हैं। करेक्ट। तो ये इसलिए कोर्ट का ना स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है यहाँ नाइस नाइस, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। पे। हाँ, क्योंकि वरना ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि ये तो इससे तो सिर्फ चीज़ें नकारी जा सकती, आप लोगों को झूठा ठहरा सकते हो इससे। नहीं, लोगों के उनके सच मानने के लिए भी यही जरिया है, यही कोर्ट से जाना पड़ेगा, तो उससे सुंदर। शांति बनी रहेगी। सुंदर। तो ये वो अदर साइड ऑफ दिस कोर्ट। नाइस नाइस। दूसरे कोर्ट पे चले। मेरे ख्याल से ये एक कोर्ट के साथ एक एपिसोड बनाया जा सकता है और इसे ही कंटिन्यू करेंगे हम दूसरे एपिसोड में, जहाँ बात कार्ल सेगन की ही होती रहेगी, पर कुछ और नए कोट्स के साथ जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैंने जब अभी देखे तो मुझे टेक्निकली समझ में ही नहीं आया था कि ये क्या कह रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें तो मैं भी समझने की कोशिश करूँगा कि ये कोट्स क्या है, पर वो हम समझेंगे दूसरे एपिसोड में। तो ये एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं और कार्ल सेगन के कोट्स और उनकी बातें हम एक और एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग बताइए यार, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जो कोट है, आप लोग बताइए व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, डालिए कमेंट में और फिर दूसरे एपिसोड में मिलते हैं।